फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जीनियस में आपका फिर से। तो मैं आज 20 मई का करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ मैं, यानी कि 20 मई का करंट अफेयर जो भी आज आया है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये जान लेते हैं कि 20 मई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज वगैरह मनाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन डे मनाए जाते हैं। तो एक डे है यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजी, कौन से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। और एक और डे है जिसका नाम मैंने रखा है इंडेंजर, जिसका नाम क्या है इंडेंजर स्पीशीज डे। ठीक है, अब दोनों के बारे में मैं बात थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो इस समय मनाया जा रहा है उसका थीम क्या रखा गया, मेट्रोलॉजिकल इन डिजिटल एरा। क्या क्या रखा हुआ है, डिजिटल मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा, मतलब डिजिटल एरा जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए इसका थीम रखा गया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत 1875 पेरिस फ्रांस से हुआ था। ठीक है, और इसको क्या क्या मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है मेट्रोलॉजी इज कॉल्ड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्या मेजरमेंट। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अच्छा ये हो गया। दूसरा मैंने क्या क्या बताया था, इंडेंजर स्पीशीज डे। ठीक है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 17th, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये है ना कि मई के थर्ड फ्राइडे, कब किया जाता है, मई के थर्ड फ्राइडे। तो इस बार तो आज का डेट पड़ा था, इसलिए इसको आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौन सा, इंडेंजर स्पीशीज डे। ठीक है, और ये 17th एनुअल इंडेंजर स्पीशीज डे पर मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया द डे वाच की, ये जो डे है वो डेविड रॉबिन्सन के द्वारा क्रिएट किया गया था कि ये डे मनाया जाएगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2006 में की। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 2006 में शुरुआत हुआ था। और इसमें क्या लिखा था कि हर थर्ड फ्राइडे, मई के थर्ड फ्राइडे को ये मनाया जाएगा। ठीक है, और इंडेंजर स्पीशीज एक्ट 1973 में साइन किया गया है। कब साइन किया, 1973 में साइन किया है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिएगा। ईच ईयर थर्ड फ्राइडे इन मई। ठीक है, ईच ईयर थर्ड फ्राइडे इन मई नेशनल एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल। यानी कि कोई इसका मतलब क्या हो गया, एनिमल का क्या इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है उसके बारे में थोड़ा सा ये क्या हम लोग को बताता है। कौन सा, इंडेंजर स्पीशीज डे। ठीक है, दो डे के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये क्या है, जो डीफ ओलंपिक जो हो रहा है ना, जो डीफ ओलंपिक जो हुआ था उसको मैंने आपको कल 16 बताया था, उसको करेक्शन करके क्या लेकर लिया 17 के लिए 17, जिसमें से 8 क्या है गोल्ड, एक क्या है सिल्वर और 8 क्या है ब्रोंज। मतलब कि 8 गोल्ड इंडिया को मिला है, एक सिल्वर मिला है और 8 ब्रोंज मिला है, किसको, इंडिया को। ठीक है, और जो यहाँ पे मैंने जो कल रैंकिंग बताया था, रैंकिंग इंडिया का 9th पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए तो ये देखते हैं। अच्छा, इसका मैस्कोट क्या है, क्यूटी। इसका जो डीफ ओलंपिक हो रहा है उसका मैस्कोट क्या है, क्यूटी। और इस मोटो का मेन, ये जो इवेंट हो रहा है उसका मेन मोटो क्या है, स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट। इसका मेन मोटो क्या है, स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट। ठीक है, यहाँ तो सब है। चलिए, और ये अच्छा, इतना हो गया। आप चलिए अब अगला देखते हैं। अगला मैंने एक क्वेश्चन लिया है, विच स्टेट इज द चैंपियन ऑफ 12th हॉकी सीनियर वोमेन नेशनल चैंपियनशिप में 2020। मतलब कि हॉकी के वोमेन नेशनल चैंपियन 2020 जो किया गया था, जो कि 12th हॉकी था। ठीक है, 12th हॉकी इंडियन सीनियर वोमेन नेशनल चैंपियनशिप जो बनाया गया था वो कौन से स्टेट के द्वारा जीता गया है। ठीक है, यानी कि कौन सा देश इसमें आगे निकला था, वो है कौन सा देश, उड़ीसा। कौन सा देश है, उड़ीसा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, उड़ीसा वाज क्राउन्ड एट द चैंपियन ऑफ द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वोमेन नेशनल चैंपियन 2020। ठीक है,
और ये जो है किसको हराया है, तो ये 2-0 से हराया है, ठीक है। ये जो जीता है 2-0 से जीता है। किसके साथ साथ फाइनल किया क्या गया था, कर्नाटका के साथ फाइनल किया गया था। और कहाँ पे, और ये कहाँ पे हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश था, ठीक है। और इसमें इससे फर्स्ट पोजीशन पे कौन हो गया, उड़ीसा हो गया, सेकंड पोजीशन पे कर्नाटका, और जो थर्ड पोजीशन पे है वो है झारखंड, ठीक है। चलिए, सॉरी। अच्छा, यहाँ अच्छा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि वर्ल्ड बैंक जो है ना 350 बिलियन डॉलर सैंक्शन के क्या है, टू विच फॉर स्टेट इम्प्लीमेंटिंग सेस्ट किस स्टेट को सैंक्शन किया है 350 बिलियन डॉलर, किसके लिए, श्रेष्ठ प्रोजेक्ट के लिए। तो वो हम बोलेंगे कि किसके लिए, तो गुजरात के लिए। अच्छा, ये जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ का मतलब क्या है, सिस्टम रिफॉर्म इंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। मतलब कि गुजरात में हेल्थ वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज़ को देखते हुए इसको ये वर्ल्ड बैंक में इसको सैंक्शन किया, ठीक है। जिसमें 350 बिलियन वर्ल्ड बैंक देगा, और 150 बिलियन जो है खुद स्टेट अपना खर्च उठाया। इसमें टोटल एस्टिमेट बनाया गया है 500 बिलियन डॉलर का, ठीक है। चलिए, जिसमें हेल्थ वगैरह पे थोड़ा सा किया जाएगा, हेल्थ वगैरह पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, गुजरात का गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, और सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल। सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेट है जो अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कौन सा स्टेट है, तो केरला टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑन ओटीटी यानी कोई खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा केरला के द्वारा। और ये कब से आएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो 1 नवंबर से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आने वाला है, जिसके बारे में अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो OTT प्लेटफॉर्म है उसका मतलब क्या होता है, तो ओवर द टॉप। क्या होता है, ओवर द टॉप, ठीक है। और जिसका नाम रखा जाएगा सी स्पेस, जिसका नाम क्या रखा जाएगा, सी स्पेस। और इसमें क्या आएगा, शॉर्ट फिल्म आएगा, मूवी आएगा, और डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी आ सकता है, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है किसके द्वारा लाया गया था, केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये जो है जो सी स्पेस लाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से समझ आया। चलिए, अच्छा, कि केरला स्टेट के SFDC का चेयरमैन कौन है, तो सांजी एन करुण इसका चेयरमैन है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए पंजाब के जो सीएम है लोक मिलने की क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं, किसके लिए, फॉर रिड्यूसल ऑफ पब्लिक ग्रीन वेस्ट। मतलब कि लोग, अच्छा, यहाँ पे लोक मिलनी है ना, तो एक अब हम लोग अभी सुनते होंगे जनता दरबार, ठीक है ना। वही जनता दरबार का यहाँ पे एक नाम चेंज बस कर दिएगा, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं किया, बस नाम चेंज करके लोग मिलनी कर दिएगा शायद। इसमें कुछ ऑनलाइन वगैरह आप अपना कंपनी को यहाँ पे रजिस्टर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसका एम क्या है, प्रोवाइडिंग अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म टू पीपल रीडर्स टू देयर कंप्लेंट, यानी अपने कंप्लेंट को अच्छे से आप अपलोड वगैरह कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। ये किसका पहले लोक मिलने प्रोग्राम का जो नाम था वो क्या था, जनता दरबार, ठीक है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पंजाब के जो सीएम है उनका नाम क्या है, भागवत मान, जो इसको लॉन्च किए लोक मिलने को लॉन्च किए, ठीक है। अगला देखते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइड नंजरायन टैंक एज 17th बर्ड सेंचुरी। मतलब 17 बर्ड सेंचुरी किसको बोला गया है, तमिलनाडु के 17th बर्ड सेंचुरी किसको बोला गया है, नंजरायन टैंक, या फिर नंजरायन लेक भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सा, और ये कहाँ पे है, तिरुपुर में है। कहाँ पे, तिरुपुर में है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखा गया कि इस लेक में
इस लेक में बर्ड जो है क्या कर रहे हैं, दूसरे जगह से भी बर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लेक है, नंजरायण लेक जो है, इसका एक और नाम है सरकार पेरीपेलम रिजर्वायर। पेरीपेलम रिजर्वायर जो कि लोकेटेड है तिरुपुर सिटी में, कहाँ पे, कोल्लीपलायम तमिलनाडु में, कोल्लीपलायम तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एज पर रिसर्च रिपोर्ट विच कंट्री रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड टू डेथ, यानी कि अभी जो रिसेंट रिकॉर्ड वगैरह है उसके अनुसार कौन सा ऐसा कंट्री है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ एयर पोल्यूशन के कारण काम बताया जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा कंट्री तो अपना इंडिया क्या है, अपना पहला भारत इंडिया जो है वो ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ हुई है किसके कारण, एयर पोल्यूशन के कारण, ठीक है। और अच्छा, ये जो रिपोर्ट किनके द्वारा दिया गया था, लैंकेट प्लानिटरी हेल्थ के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया है, ठीक है। और इसमें ऐसा बताया जा रहा है ना, ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में 2019 में 16.7 लाख जो डेथ हुई थी, ठीक है, जो कि कितना 17.8% है, टोटल डेथ के 17.8% डेथ किसके कारण हुई थी, तो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हुई है, एयर पोल्यूशन के कारण हुई है, ठीक है। यानी कि सिर्फ 6 में से एक आदमी क्यों मरता है, 6 में से एक आदमी एयर पोल्यूशन के कारण मरता है, ठीक है। और अगर देखा जाए कि तो पूरे वर्ल्ड में कितना डेथ हुआ, तो 9 मिलियन डेथ किसके कारण हुआ है, सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण हुआ है, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा नंबर है किसी भी कंट्री के लिए। जो अगर एयर पोल्यूशन के कारण 16.7 लाख डेथ हो रहा है तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर है, ठीक है ना। इतना डेथ हो जाना आम बात नहीं है, ठीक है। और भी सिर्फ पॉल्यूशन वगैरह, इसे पॉल्यूशन पर थोड़ा ध्यान दे जाए, एयर पोल्यूशन वगैरह जो है कहीं अगर हो रहा है तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा किया जाए हम लोग की तरफ से, ठीक है। जनता लोग अगर एयर पोल्यूशन को कम करेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। सरकार तो खुद से अब अपने तरफ से कर ही नहीं है, थोड़ा सा हम लोग भी करें, ठीक। अगला क्या है, गवर्नमेंट अनाउंस फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि इसका कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जो कि अच्छा, जो ये जो है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको चेयरमैनशिप किनको दिया जाएगा, सुरेश भाई कोटा को किसको दिया जाएगा सुरेश भाई कोटा, जिसको कॉटन मैन से भी हम लोग कॉटन मैन से भी हम लोग जानते हैं। और इसका जो फर्स्ट मीटिंग है ना, कब रखा गया, 28 मई 2022 को फर्स्ट मीटिंग रखा गया है कि इस दिन फर्स्ट मीटिंग होगा। और अच्छा, ये क्यों बोला जा रहा है कि क्यों ऐसा कॉटन काउंसिल इंडिया को बनाना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो प्रोडक्शन है 36.4 मिलियन बेल्स है, ठीक है। और इसमें एक बेल में कितना 170 के जी होता है, ठीक है। 36.4 मिलियन बेल्स इंडिया का कॉटन में प्रोडक्शन है, ठीक है। और अगर बात किया जाए 2019-20 में तक कॉटन का जो एक्सपोर्ट जो था, कॉटन का जो एक्सपोर्ट था पहुंच गया था कितना तक, 10.1 बिलियन US डॉलर तक एक्सपोर्ट पहुंचा था, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पैटर इल्बर्स हैज बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ व्हिच एयरलाइन कंपनी। मतलब पैटर इल्बर्स कौन से एयरलाइन कंपनी के CEO इनको अनाउंस किया गया है, तो तो यहाँ पे याद रखिएगा इंडिगो के CEO को इनको अनाउंस किया गया, पीटर इल्बर्स को अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इंडिगो का CEO कौन है, तो रोंजय दत्त है। कौन है, रोंजय दत्त है, ठीक है। जो कि 13 सितंबर को क्या होने वाले, रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। और 13 सितंबर को अगर ये रिटायर होते हैं तो 1 अक्टूबर से CEO यहाँ का ये बन जाएंगे, ठीक है। इल्बर्स यहाँ का CEO बन जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, इंडिगो एयरलाइन को कब फाउंड हुआ, 2006 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम, ठीक है। चलिए अच्छा, तो इल्बर्स के बारे में एक बात और जान लेते हैं कि इल्बर्स जो है ना
कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ किसके, KLM रॉयल डच एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अजय पीरामल रिसीव ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। मतलब कि अजय पीरामल जो है उनको ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड की क्या किए हैं, वो रिसीव किए हैं। ठीक है, कौन किए हैं, अजय पीरामल। ठीक है, और अच्छा इसके पहले इंडिया के कौन जो थे जो ब्रिटिश पीरामल अवार्ड को रिसीव किए थे, तो किशोर जयरामन, कौन था, किशोर जयरामन। ठीक है, और ये अवार्ड किनके द्वारा दिया जा रहा है, तो ब्रिटिश अंपायर क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये आपको बताएं। इस अवार्ड की शुरुआत 1917 में हुआ था किंग जॉर्ज V के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर विच स्टेट या फिर विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल भाई रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन ऑन 18 मई। अच्छा, कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जो कि जिनके गवर्नर अनिल भाईजाल जो है वो क्या किए, रिजाइन दे दिए 18 अपने पोजीशन से 18 मई को। कौन सा 18 मई, तो वो कौन सा है, दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली। अब दोस्तों इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन है ये अनिल भाईजाल कौन है। तो ये कौन है, तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे। लेफ्टिनेंट कर्नल थे। ठीक है, कौन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे। किसके तो यहाँ पर दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उनके। ठीक है, और ये अटल ये होम सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके थे जब अटल बिहारी वाजपेयी के इसका समय था। ठीक है, और ये इनको बनाया गया था 2016 में। तो इनका यहाँ पे कार्यकाल कितना था, 2021 तक था। लेकिन किन्हीं का कारण वैसे वो अभी भी एक 2022 तक भी वो क्या थे, क्या थे, लेफ्टिनेंट कर्नल बने हुए थे। और फिर वो इस खुद के मन से रिजाइन दे रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ पे बोले कि मैं कोई पर्सनल रीजन है इसलिए मैं यहाँ पे रिजाइन दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। और ये जो है 2006 में सिविल सर्वेंट के तौर पे ये रिटायर हो चुके थे। ठीक है, इनके बारे में और कुछ भी मन है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं तो अगला क्या है, वेस्ले मॉर्गल्स विंस कॉल्बी अवार्ड फॉर द हार्डेस्ट प्लेस। अब यहाँ पे वेस्ले मॉर्गल्स क्या है, वेस्ले मॉर्गल ने कॉल्बी अवार्ड जीता है किसके लिए, द हार्डेस्ट प्लेस के लिए। हार्डेस्ट प्लेस एक बुक लिखी है वेस्ले मॉर्गल ने, जिसके लिए इनको कॉल्बी अवार्ड दिया गया है। अच्छा ठीक है, तो कॉल्बी अवार्ड का पूरा नाम क्या है, विलियम ई कॉल्बी। क्या नाम है, विलियम ई कॉल्बी, जो कि किनको दिया जाता है, ऑथर और जर्नलिस्ट वगैरह को दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ इतना समझ आया। अच्छा, कॉल्बी अवार्ड का जो प्राइस रहता है $5000 होता है। कितना होता है, $5000। और इसकी शुरुआत कब किया गया था, 1999 में। ठीक है, जिसका नाम कौन दिए थे, तो लेट CIA डायरेक्टर विलियम ई कॉल्बी के नाम पे इनका नाम दिया गया है। ठीक है, और कॉल्बी अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय नॉर्विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया, नॉर्थफील्ड वर्मोंट। ठीक है, नॉर्थफील्ड वर्मोंट। ठीक है, यहाँ समझ आया। चलिए अगला देख लेते हैं। इंट्रेच फ्रैंकफर्ट बीट रेंजर्स टू विन UEFA यूरोप लीग। मतलब कि यहाँ पे UEFA यूरोप लीग जो हो रहा था, तो उसका विनर कौन हुआ है, इंट्रेच फ्रैंकफर्ट। ठीक है, जो किनको हराया है, रेंजर्स को हराया है। जो किनको हराया है, रेंजर्स को हराया है। और ये जो बोला जा रहा है कि ये जो इंट्रेच फ्रैंकफर्ट है ना, ये कहाँ का क्लब है, तो एक जर्मन क्लब है, एक जर्मन क्लब है, जो कि 42 साल बाद इस ट्रॉफी को जीता है। 42 साल बाद इस ट्रॉफी को क्या जीता है इससे। और ये जो जिनको हराया है रेंजर्स को, वो क्या है, स्कॉटिश का क्लब है, जो कि 1972 में
1972 में इसके विनर रह चुके हैं, ठीक है। और इसके मैन ऑफ द मैच किसको बनाया गया है? केविन ट्रैप को बनाया गया है, ठीक है। केविन ट्रैप को बनाया गया है। कोई देखा तक? और अच्छा, और ये जो क्लब है, ये जो यहाँ पे हो रहा है, कोई जो यूरोप लीग जो हो रहा है, UEFA यूरोप लीग है, इसका शुरुआत कब किया था? 1971 में। किसके द्वारा? तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन फॉर इलिजिबल यूरोपियन फुटबॉल क्लब, ठीक है, उनके द्वारा इसका शुरुआत किया गया था 1971 में, ठीक है। यहाँ पर अगला देखते हैं, जो इमिरेट्स टेलीकॉम है ना, इसका 9 वोडाफोन के 9.8% स्टैक को क्या कर लिया? बाई कर लिया। कितने में? 4.4 बिलियन डॉलर में इसको बाई कर लिया है। कौन? इमिरेट्स टेलीकॉम इसको बाई कर लिया है। नहीं भैया, वोडाफोन जो है, ठीक है, उसको इन्होंने बाई कर लिया है इसको। जब वोडाफोन के बारे में तो और जानते हैं, तो वोडाफोन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? यूके में है, ठीक है। बर्कसिन यूके में है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? फाउंडेड कब किया गया था? 17 जुलाई 1984 में किया गया था, ठीक। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें ये बोला गया कि 4.4 बिलियन इसके 9.8% स्टैक को खरीद लिया है। अगला देखते हैं। अगला मैंने क्या लिखा है? PNB मेटलाइफ लॉन्च इंडिया फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो बहुत सारे देखो होंगे, लेकिन डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पहला है जो PNB लॉन्च किया है। PNB मेटलाइफ लॉन्च किया है। इंडिया का फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया, ठीक है, जिसमें डेंटल हेल्थ रिलेटेड फॉर्मूलास वगैरह को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। और इसमें 340 डेंटल क्लिनिक को इसमें ऐड किया गया है फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, PNB मेटलाइफ का जो चेयरमैन मैंने कौन है? किशोर पोनावाली, ठीक है। और इसका MD और CEO कौन है? तो आशीष कुमार श्रीवास्तव। कौन है MD और CEO PNB मेटलाइफ का? आशीष कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए, इस बार जो ब्रिक्स का जो मीटिंग्स वगैरह हो रहा है, ठीक है, इसे जो ब्रिक्स का जो मीटिंग वगैरह हो रहा है, उसको कौन होस्ट कर रहा है? चाइना। इसके पहले कौन होस्ट कर रहा था? इंडिया। तो और इंडिया चाइना को इस बार हैंड कर दिया कि लो इस बार तुम इसको होस्ट करो, ठीक है। वैसे बात नहीं है। अच्छा, जो मीटिंग्स वगैरह हुआ था, जो मीटिंग पिछले बार हुआ था, तो वो किसके द्वारा होस्ट किया गया था? उस मीटिंग में कौन शामिल थे? तो इंडिया के तरफ से कौन था? एस जयशंकर इंडिया की तरफ से शामिल थे। साउथ अफ्रीका की तरफ से नलेदी पनवार शामिल थे। कोर्सुर एल्बर्टो ब्राजील की तरफ से शामिल थे। सर्जरी लुवानिया लवरो कहाँ से? रशिया की तरफ से शामिल थे, ठीक है। और ये जो ब्रिक्स जो है ना, 41% ग्लोब पॉपुलेशन को अपने साथ रखता है। और मैंने कि इसमें इंक्लूड कितना है? तो 41% पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन इसमें इंक्लूडेड। 24% ऑफ ग्लोबल GDP और 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पूरे ब्रिक्स में आते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी बात पर चर्चा किया जाता है। इकोनॉमी के ग्रोथ वगैरह पे भी चर्चा किया जाता है। अच्छा, ऐसा कौन सा 2 कंट्री है जो सबमिट किए हैं कि नाटो मेंबरशिप के एग्रीमेंट की नाटो मेंबरशिप में ऐड होने के लिए, यानी नाटो में ऐड होने के लिए कौन सा ऐसा 2 कंट्री है जो सबमिट हुए हैं, किए हैं 19 मई को? कौन सा कंट्री है? फिनलैंड और स्वीडन जो कि है 19 मई को यहाँ पर मेंबरशिप के लिए क्या किए हैं? एप्लीकेशन डालें कि हमको भी इसमें नाटो में ऐड कर लिया जाए। और क्यों ऐसा उन्होंने किया है? क्योंकि यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई नाटो में अगर ऐड है, ठीक है ना, कोई नाटो का मेंबरशिप है, तो अगर एक कंट्री पे हम हमला हुआ, तो ऐसा कहा जाता है कि नाटो के सभी कंट्री साथ रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक कंट्री पे हमला मतलब सारे कंट्री पे हमला के बराबर माना जाता है, ठीक है।
इसलिए इसमें वो ऐड होना चाहता है, ठीक है। तो इसमें फिलहाल के लिए कितने मेंबर है, तो 30 मेंबर है, ठीक है। फिलहाल के लिए कितने मेंबर है नाटो में, तो 30 मेंबर है, ठीक है। और जो लास्ट का कंट्री जो है जो इसमें ऐड हुआ था वो कौन थे, मैसेडोनिया, जो कि 2020 में ऐड किया गया था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाटो के बारे में चर्चा करें तो नाटो में अभी फिलहाल कितने कंट्री, 30 कंट्री है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अल्टरनेटिक अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, के क्या है, नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी कब साइन किया गया था, तो कब इस्टेब्लिश किया था, 4 अप्रैल 1949 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। जिसमें कितने कंट्री थे, जिसमें पूरे 12 कंट्री को शुरू में ही ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रहते हैं। बाकी अगला वीडियो शुरू करना है आपको अगले लेक्चर में, यानी कि अगला करंट अफेयर आपको कल आ जाएगा, ठीक है। तो अगले हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।